Hi, good morning, dear students. So today we are going to discuss about the different part of blood related medications. In previous class we had discussed about various coagulations, antiplatelet, anticoagulant, thrombolytics and reversal of the coagulations. Those kind of medications we had discussed in the previous class. So the second part of the blood, that is the blood element related, that means the management of anemia. So today we are going to discuss about management of anemia, and this is very important part. You can expect one or two questions from this segment. Okay, so couple of questions you can expect to get from anemia. Let's before we start discussing further, we understand the fundamentals of the anemia. Okay, and the different class of anemia. कितने टाइप के एनीमिया है उसको समझने का प्रयास करते हैं. और एनीमिया मतलब मेनली हम बात करते हैं आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी या तो उसकी शॉर्टेज से. तो होता क्या है, हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑक्सीजन कैरिंग. अब ऑक्सीजन का कैरिंग नहीं होगा तो क्या होगा, टायर्डनेस फील होगी. अब टायर्डनेस फील होगी, लेथर्जी फील होगी. तो ये सारी चीज़ें इफ़ द पेशेंट स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग, तो वहाँ से पेशेंट में एनीमिया है ऐसा हम मान सकते हैं. इसका जो रॉ मटेरियल है दैट इज़ आयरन. ओके, ये प्रोसेस है उसको हम एरिथ्रोपोएसिस बोलते हैं. एरिथ्रोपोएसिस. देखो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन डिटेल इन क्लिनिकल एंड फार्माकोलॉजी के क्लास में. अभी हम खाली ओवरव्यू कर रहे हैं ताकि आप ये कॉन्सेप्ट्स एंड मेडिकेशंस को थोड़ा अच्छे से समझ पाओ. ओके, अब ये एरिथ्रोपोएसिस जो है उसके लिए एक सब्सटेंस चाहिए जिसको बोलते हैं हम एरिथ्रोपोइटिन. ये किडनी में बनता है, रीनल से बनता है. अब एरिथ्रोपोएसिस प्रोसेस जो होती है वो बोन मैरो में होती है. तो कितनी कंडीशंस बन रही है देखिए, या तो ब्लीडिंग हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, तो आयरन डेफिशिएंसी होने के चांसेस है, आरबीसी की डेफिशिएंसी होने के चांसेस है. दैट इज़ द वन थिंग. एक्सेसिव ब्लीडिंग, दैट इज़ द वन कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. सेकेंड इज आयरन डेफिशिएंसी बाय डाइट है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है. तीसरा क्रोनिक रीनल फेल्योर है, तो वो सिचुएशन में किडनी इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग द एरिथ्रोपोइटिन तो भी एनीमिया हो सकता है. फोर्थ, अगर आपकी बोन मेरो है वो डिप्रेस्ड है, बोन मेरो इज़ नॉट गेटिंग इनफ स्टिमुलेशंस, तो उसको भी हम पेशेंट इज़ ऑल्सो एक्सपीरियंस द एनीमिया. अब ये सारी चीज़ों को अगर हम मिला के कुछ नेम क्लासिफिकेशंस बनाए तो ऐसे बनते हैं. ए प्लास्टिक एनीमिया, मतलब ए प्लास्टिक एनीमिया बोन मेरो डिप्रेस होने की वजह से आरबीसी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, दैट कॉल्ड द ए प्लास्टिक एनीमिया. दूसरा होता है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया. नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, साइट मतलब सेल की साइज और क्रोमो मतलब कलर. ओके, तो आरबीसी की साइज भी नॉर्मल है और हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन भी नॉर्मल है. ऐसा एनीमिया उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया. तीसरा होता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक. सेल भी छोटा है और अंदर की साइड में आरबीसी भी कम है. माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक. तीसरा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. मेगालोब्लास्टिक मतलब सेल बड़ा है, तो ये अलग फैक्टर हो गया. यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ आयरन है. मेगालोब्लास्टिक में डेफिशिएंसी ऑफ आइदर फोलिक एसिड है या तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, तो दैट इज कॉल्ड द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया. अब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के और भी रीजंस है, पर विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन से. अगर उसके लिए एक कैरियर चाहिए, एक फैक्टर चाहिए जो विटामिन B12 को कैरी करके एब्जॉर्ब करवाता है,
सम पेशेंट्स दे हैव लेक ऑफ दोज काइंड ऑफ कैरियर्स, अगर उसमें ऐसे कैरियर्स नहीं हैं तो ऐसे पेशेंट में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा एंड द पेशेंट माइट एक्सपीरियंस एनीमिया, दैट्स कॉल्ड द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ऐसे एनीमिया को बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया का मतलब क्या होता है? पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बिकॉज ऑफ लेक ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है इसीलिए एनीमिया हो रहा है, दैट्स कॉल्ड द पर्नीशियस एनीमिया। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेशेंट इज सफरिंग फॉर पर्नीशियस एनीमिया, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन B12 डोजेस फॉर्म इज मोस्ट सूटेबल डोजेस फॉर्म। देखिएगा यहाँ पे आप कोई से भी रूट से ओरल लेंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, वाई? बिकॉज आप टेबलेट लोगे तो भी नहीं काम करेगा, आप ओरल लिक्विड लोगे तो भी नहीं चलेगा, आप कैप्सूल लोगे तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन आपके इंटेस्टाइन से होता है और इंटेस्टाइन में क्या है, वहाँ पे जो कैरियर चाहिए वो नहीं है। दैट्स वाई द पेशेंट इज नॉट एब्जॉर्बिंग। ऐसी सिचुएशन में आइदर पेशेंट कैन टेक ए सबलिंगुअल और पेशेंट कैन टेक ए पेरेंट्रल। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, व्हाट इज पर्नीशियस एनीमिया एंड विच डोजेस फॉर्म ऑफ विटामिन B12 इज गिवन टू द पर्नीशियस एनीमिया पेशेंट। दूसरा समझिए कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फॉलिक एसिड और विटामिन B12 दोनों की डेफिशिएंसी से होता है और दोनों की अगर आप फॉर्मुलेशन समझोगे तो जैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप होने का रीजंस है, पहले अगर आपको लगता है कि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो रूल आउट करना है विटामिन B12। अगर आप विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है और फॉलिक एसिड देना स्टार्ट करोगे तो माइट बी पेशेंट इज गोइंग टू इम्प्रूव द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगा, लेकिन विटामिन B12 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस, तो न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस सही नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नीड टू बी इवैल्यूएट बिफोर स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन B12, और विटामिन B12 नहीं तो फॉलिक एसिड। ओके, विटामिन B12 या तो फॉलिक एसिड में किसी भी एक फैक्टर की ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज वी हैव टू मेक श्योर द पेशेंट इज नॉट डिप्राइव्ड और डेफिशिएंसी ऑफ द अदर फैक्टर। ये रूल आउट करना जरूरी है, वरना दोनों को साथ में कंबाइन करके देना जरूरी है। ओके, अब ये मान लीजिए कि किसी को माल एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है तो उसमें आयरन भी नहीं है, फॉलिक एसिड भी नहीं है, विटामिन B12 भी नहीं है, ऐसे एनीमिया को फैक्टर डेफिशिएंसी एनीमिया भी कहते हैं। फैक्टर डेफिशिएंसी एनीमिया, उसमें कुछ सेल छोटे होंगे कुछ सेल बड़े होंगे, तो इस तरह से आप ये पार्ट को समझ सकते हो। अब मानिए किसी में नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया है, तो नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया के पेशेंट में ये तो कंफर्म है कि पेशेंट के अंदर साइज और सेल नॉर्मल है। ऐसा एनीमिया होने के रीजंस में या तो पेशेंट इज टेकिंग द कीमोथेरेपी, कि वो कीमोथेरेपी ले रहा है, या तो उसको क्रोनिक रीनल फेलियर है, वो सिचुएशन में उसको इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो यहाँ पे हमें उसको एरिथ्रोपोइटिन देनी है। ओके, तो अब आप समझिए कि एनीमिया की मैनेजमेंट के लिए हमारे पास टोटल 4 मेडिकेशंस हैं। एक है एरिथ्रोपोइटिन, तो आपको पता होना चाहिए कि कब देना है। एरिथ्रोपोइटिन इज द चॉइस ऑफ ड्रग व्हेन द पेशेंट इज आइदर टेकिंग द कीमोथेरेपी और पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द क्रोनिक रीनल फेलियर। अब एरिथ्रोपोइटिन नहीं है तो उसमें कैसे एनीमिया होगा? नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि अगर पेशेंट में आयरन डेफिशिएंसी है तो उसको आयरन रिप्लेसमेंट करना जरूरी है। एनीमिया कैसा होगा? नॉर्मो उसमें पेशेंट में माइट बी हाइपोक्रोमिक एनीमिया होने के चांसेस है। ओके, तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होने के चांसेस है आयरन डेफिशिएंसी में। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम को हम पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। ओके, और बाकी जो है वो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है तो वो थैलेसेमिया और बाकी के प्रॉब्लम्स भी हम बोल सकते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था। अब हम मेडिकेशंस को देखेंगे।
इंडिविजुअल्स मेडिकेशंस और ग्रुप को देखते जाते हैं ताकि आपके पॉइंट्स थोड़े से इजी हो जाए। ओके चलो, पहला जो एजेंट है एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएसिस स्टिम्युलेटिंग एजेंट्स। ओके, ये प्राइमरीली आरबीसी के ऊपर काम करता है। अब आप देखिए, आरबीसी के ऊपर काम करता है, हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। ये चीज़ें होने से, आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से ब्लड में थोड़ा सा थिकनिंग प्रोसेस होगी, वहाँ पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस थोड़ी होगी। ओके, और अब ब्लड थोड़ा सा थिक है तो उसकी फ्लो में थोड़े से इश्यू आ सकते हैं। दूसरा ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि ये पेशेंट की सिचुएशंस में क्लोटिंग की प्रोसेस थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। अब ये सारे रीजंस को समझो तो पेशेंट्स में एक हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवैस्कुलर इश्यूमिक इवेंट होने के रिस्क है। क्यों? बिकॉज ऑफ द आरबीसी कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग। तो ये एक लॉजिकल पॉइंट्स थोड़ा सा बिल्ड करके रखना है, आगे जाके आपको ये सेंस बनाएगा। डार्बेपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन, इपोएटिन बीटा, मिथोक्सी, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, एरिथ्रोपोएटिन, ये सारे डोजेस फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा बदलाव है जो लॉन्ग सस्टेनेबल रिलीज को प्रमोट करता है, मिथोक्सी पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल वाला। बाकी जो मेडिकेशंस है उसमें आपको डार्बेपोएटिन, एरिथ्रोपोएटिन। तो एक जनरल क्वेश्चन आपको याद रखना है, ईपोएटिन। ओके, ईपोएटिन एरिथ्रोपोएटिन नाम के सब्सटेंस है। रिकॉम्बिनेंट ग्लाइकोप्रोटीन एरिथ्रोपोएटिन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होके उसको स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज द रेटिकुलोसाइट्स काउंट्स, हेमेटोक्रिट्स एंड हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, प्रिकॉशन कब लेना है? अगर पेशेंट में मेलिग्नेंसी है, पोटेंशियल फॉर द ट्यूमर ग्रोथ स्टिमुलेशंस, ट्यूमर ग्रोथ स्टिमुलेशंस करने की प्रोबेबिलिटी है क्योंकि ये वैसे एक काइंड ऑफ ग्रोथ फैक्टर है। ओके, और अगर कोई पेशेंट्स में एरिथ्रोपोएटिन के अगेंस्ट के एंटीबॉडी सर्कुलेशंस में है तो वो सिचुएशन में हमें एरिथ्रोपोएटिन नहीं देना चाहिए। इंक्रीज द कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, जैसे अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, आगे हमने देखा कि दिस मेडिकेशन कैन कॉज हाइपरटेंशन, तो अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन में नहीं देना चाहिए। ओके, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या तो स्ट्रोक का रिस्क है तो दिस मेडिकेशन कैन कॉज द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन। देखिए, सारी चीज़ें याद कर लेना जरूरी नहीं है, पर यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड द की पॉइंट्स। जहाँ जहाँ पे भी की पॉइंट्स आएंगे उसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगा। प्रेगनेंसी में स्पेशलिस्ट की एडवाइस के बेस पर मूव करना है। एडवर्स इफेक्ट, थोड़ी सी कॉमन वाली एडवर्स इफेक्ट देखोगे तो हाइपरटेंशन, हेडेक चेंज होता है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर चेंज होता है, वो सिचुएशन में ये पॉइंट्स आ सकते हैं। फीवर या तो मसल पेन एंड फ्लू लाइक सिम्टम्स होने के चांसेस है। एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, नोजिया वॉमिटिंग के चांसेस है। थ्रोम्बोटिक इवेंट्स में वेस्कुलर थ्रोम्बोसिस इन डायलिसिस वाले पेशेंट में तो ये इचमिक कंडीशंस होने के चांसेस है, पर दिस आर द रेयर प्रॉब्लम। प्लेटलेट काउंट्स चेंज हो सकता है, इंजेक्शन साइट पे पेन आता है। बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, मोटी मोटी सी समझ लेना ज़रूरी है कि दिस कैन कॉज अ पेन एट द इंजेक्शन साइट, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, इंसेफेलोपैथी, हाइपरटेंशन एंड सीजर के चांसेस है। एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट है, इसीलिए टिश्यू नेक्रोसिस और प्रॉब्लम होने के चांसेस है। वार्म द सिरिंज टू द रूम टेम्परेचर दैट रिड्यूस द इंजेक्शन साइट पेन, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, क्योंकि हम रिकॉम्बिनेंट है तो रिकॉम्बिनेंट में अगर प्री फिल्ड इंजेक्शंस है तो उसको फ्रिज में रखोगे तो फ्रिज से उसको थोड़ा रूम टेम्परेचर करके देन वी कैन गिव द इंजेक्शंस दैट कैन इम्प्रूव द circulations and reduce the pain. All erythropoietin agonists are clinically equivalent. रिस्पॉन्स इज इनएडिक्वाइट है अगर 6 to 8 weeks, देन इवेल्युएट करना जरूरी है।
अगर एरिथ्रोपोइटिन देते हैं फिर भी 6 से 8 वीक में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? ओके, तो प्रॉब्लम हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन लाइन में हम स्पीड बढ़ा रहे हैं। एरिथ्रोपोइटिन देंगे तो आपका बोन मेरो जो है वो फास्ट प्रोडक्शन करने के लिए रेडी हो गया है, लेकिन यहाँ पे रॉ मटेरियल ही नहीं है। रॉ मटेरियल नहीं है तो प्रोडक्शन, कितना भी मशीन फास्ट घूमता हो लेकिन प्रोडक्ट बनेगी नहीं। इसीलिए अगर पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो वी हैव टू स्टार्ट रिव्यूइंग द आयरन डेफिशिएंसी। या तो इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन है कहीं पे और दूसरे कॉजेज है एनीमिया के, उसको रूल आउट करना जरूरी है। 10 ग्राम पर लीटर पर मंथ में हीमोग्लोबिन इंक्रीज होता है। डोंट एक्सीड हीमोग्लोबिन मोर देन 120 ग्राम पर लीटर, दैट इंक्रीज द कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स। क्यों कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स होती है? क्योंकि इससे ब्लड थोड़ा सा थिकनिंग वाला पॉइंट्स होगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी और हीमोग्लोबिन जो दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर इवेंट बिकॉज दैट स्टिमुलेट द कोगुलेशंस एंड प्लेटलेट की एक्टिविटीज़। तो ये सारी चीज़ों से हमें ध्यान रखना है कि एक लेवल से ज़्यादा हीमोग्लोबिन का लेवल भी नहीं बढ़ना चाहिए। ओके, क्रोनिक रीनल फेल्योर में ये हीमोग्लोबिन को चेक करते रहना ज़रूरी है, क्योंकि क्रोनिक रीनल फेल्योर वाले पेशेंट्स में एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनता है, तो दिस मोर लाइकली पेशेंट इज टेकिंग द एरिथ्रोपोइटिन। इन दैट सिचुएशन वी हैव टू रेगुलरली मॉनिटर द हीमोग्लोबिन। नॉन डायलिसिस पेशेंट में फ्रीक्वेंसी जो चेकिंग की है वो थोड़ी सी कम होगी। आफ्टर द डोज चेंज करना, पहले तो बेस लाइन जब स्टार्ट करते हैं तब कर लो, फिर डोज चेंज करते हैं तब 2 मंथ्स एंड देन इवेंचुअली एवरी 3 मंथ्स। ब्लड प्रेशर को चेक करना ज़रूरी है। यूज़ द एंटी हाइपरटेंसिव टू रिड्यूस द एरिथ्रोपोइटिन एंड यूज़ द अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। ओके, प्लेटलेट काउंट्स। अगर कोई पेशेंट्स है ऑटोलॉगस ब्लड डोनेशन कर रहा है, मतलब खुद का ब्लड पहले डिपॉजिट करवा के सर्जरी के बाद वही यूज़ करना है, तो वो सिचुएशन में भी अगर प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा है तो उसको एक बार हीमेटोलॉजिस्ट के पास रिव्यू करना ज़रूरी है। आयरन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स इफ डेफिशिएंसी है तो। ओके, तो एरिथ्रोपोइटिन इज 3 पॉइंट्स ही खाली याद रखना है। एरिथ्रोपोइटिन इज रिलीज फ्रॉम द रीनल, वो आपकी एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स आपके बोन मेरो को स्लो डाउन कर देता है और क्रोनिक रीनल फेलियर में एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनता है। ये 2 सिचुएशन में सबसे बेहतरीन कोई मेडिकेशन है तो वो है एरिथ्रोपोइटिन। ओके, और पेशेंट में एनीमिया कैसा होगा? नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक। इतने पॉइंट्स को याद रखना जरूरी है। ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से बनी हुई प्रोडक्ट है। इससे क्या होगा? आरबीसी बढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर एंड कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स होने के चांसेस है। बस अगर आप इतना भी याद रख लोगे तो दैट्स फाइन। एरिथ्रोपोइटिन देने के बावजूद भी अगर हीमोग्लोबिन इंप्रूव नहीं होता है, आरबीसी इज नॉट इंप्रूविंग, इन दैट सिचुएशन वी हैव टू रूल आउट द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12। ओके, उसको रूल आउट करना है और उसके सप्लीमेंट्स को स्टार्ट करना है। ओरल आयरन 200 मिलीग्राम एलिमेंट आयरन पर डे। एलिमेंटल आयन, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार। एलिमेंटल आयन का कैलकुलेशंस करने वाला भी वो देखेंगे थोड़ी देर के बाद। ओके, हीमोडायलिसिस पेशेंट में स्पेशल केस, रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स, कीमोथेरेपी इंड्यूस एनीमिया में उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, लोवेस्ट इफेक्टिव डोज से स्टार्ट करना चाहिए। डन। ओके, रेडी। तो ये एरिथ्रोपोइटिन के बारे में एक मोटी मोटी सी समझ आ गई। अब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में बात करते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हीमोग्लोबिन लो होता है, तो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं मिलती है, इसीलिए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम लेथर्जी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है एंड ऑल्सो एक्सरसाइज टॉलरेंस। वो
एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि ड्यूरिंग द एक्सरसाइज योर बॉडी रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन एट द मसल्स एंड सेल्यूलर लेवल, एंड यू डोंट हैव इनफ हीमोग्लोबिन टू सप्लाई दैट ऑक्सीजन, इसीलिए उसको लेथर्जिक फील होता है। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अक्रॉस द ग्लोब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हीमोग्लोबिन ये डेफिशिएंसी वाला, आयरन डेफिशिएंसी वाला। लेकिन इंडिया में खास करके यंग एज की जो फीमेल्स है उसमें बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एनीमिया का। एनीमिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंडीशन इन एग्जिस्टेंस। फीमेल में क्यों, तो उसको जो पीरियड्स आते हैं उसमें ब्लड लॉस होता है, और ये ब्लड लॉस की वजह से जो उतना रिप्लेस होना चाहिए प्रोडक्शन में वो नहीं हो पाता, इसीलिए पेशेंट्स एनीमिक फील करता है। तो सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, आयरन सप्लीमेंट्स दे रही है। तो एज ए फार्मासिस्ट ये हमारा रोल है कि आयरन के डिफरेंट ऑप्शंस को समझना और उसकी बेहतर एब्जॉर्प्शन के बारे में पेशेंट को गाइड करना। यहाँ से इसीलिए क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आयरन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइजन है। अगर आयरन ओवरडोज में है तो दैट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। तो 3-4 पॉइंट्स को याद रखना ज़रूरी है जब आप छोटे बच्चों के बारे में आयरन के सप्लीमेंट्स है, तो लिक्विड आयरन की जो बॉटल्स होती है वो दैट मस्ट नॉट बी इन रीच ऑफ चिल्ड्रंस। ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ओवरडोज में आयरन इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक। दूसरा जो पार्ट है वो आयरन ओरल फॉर्मुलेशन में लेते हैं तो उसको विटामिन सी कंटेनिंग, मतलब सिट्रस, ऑरेंज, नींबू पानी, इसके साथ लेने से एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है, इसीलिए दैट नीड टू बी टेकन विथ विटामिन सी। अगर आप लिक्विड आयरन ले रहे हो तो लिक्विड आयरन कैन कॉज अ स्टेनिंग इन योर टेथ, इसीलिए उसको स्ट्रो से ले सकते हो। लेने के बाद आपको गार्गल करके, माउथ वॉश करके दांत एंड मुंह को साफ करना ज़रूरी है, वरना आपके टीथ में वो स्टेनिंग कर सकता है। ओवरडोज वाला पॉइंट समझ में आ गया, आपको लिक्विड के बारे में समझ आ गया, विटामिन सी कंटेनिंग फूड के साथ में लोगों तो बेहतर एब्जॉर्प्शन होगा, दैट इज़ द अनदर पॉइंट। नॉर्मली फेरस के साथ में फॉलिक एसिड की कॉम्बिनेशन प्रेग्नेंट वुमेन में दी जाती है, वो एक मेंटेनेंस के फॉर्मेट में। ओके, नॉर्मली आयरन हमारे बॉडी में वो एक कैरियर के साथ बाइंड होके घूमता है। ओके, कैरियर के साथ बाइंड होता है, तो ये ट्रांसफेरिन के साथ में बाइंड होके आयरन घूम रहा है, फ्री आयरन नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि किसी पेशेंट में फ्री आयरन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, ये बहुत ही टॉक्सिक है बॉडी में, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करके सेल को अंदर बॉडी में शरीर को डैमेज करता है। इसीलिए जब भी ये कैरियर सेचुरेट हो जाता है तो ओवर आयरन है वो स्पिल आउट होके फ्री फॉर्म में घूमता है। इसीलिए आयरन टॉक्सिसिटी जब होती है तो आयरन टॉक्सिक पेशेंट को आयरन की जो बाइंडिंग करने के लिए हम चिलेटिंग एजेंट्स देते हैं, जो फ्री आयरन के साथ चिलेट कर लेता है। वो फेरिटिन वाले, ये जो ट्रांसफेरिन के साथ बाउंड है उसके साथ में वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, और ये कॉम्प्लेक्स जब इसके जो बाइंडिंग सब्सटेंस के साथ बना के फिर वो बाइल के थ्रू फीसिस, मतलब आपके स्टूल में से, इंटेस्टाइन से बाहर निकल जाता है। तो आयरन की टॉक्सिसिटी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन में, एग्जाम में। ओके, तो मोटा मोटा सा सारे की पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आप देखते हैं अंदर की साइड। कंफर्म डायग्नोसिस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, पहले तो सीरम फेरिटिन का लेवल मेजर करना ज़रूरी है। अगर वो फेरिटिन है ही नहीं तो कैरियर और बाउंडिंग होना मुश्किल भी है। If the ferritin appears normal, evaluate the transferrin saturations. ओके, ट्रांसफेरिन की सेचुरेशन को देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सेचुरेटेड नहीं है तो उसका मतलब अभी जो लेवल चाहिए वो लेवल नहीं है, उसको फील करना ज़रूरी है। इन्फ्लेमेशन है अगर शरीर में, ब्लीडिंग कहीं पे हो रहा है वो भी चेक करना ज़रूरी है। ब्लड लॉस वेरी इंपॉर्टेंट,
अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉस है, मेंस्ट्रुअल्स में है, सर्टेन मेडिकेशंस लाइक एनएसएड्स, एंटीकोगुलेंट्स, और ये इम्पोर्टेंट पार्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, हुक वॉर्म्स। ओके, अगर वॉर्म्स है, वॉर्म्स आपके इंटेस्टाइन में है तो वो माल एब्जॉर्प्शन करेगा, वो एब्जॉर्प्शन नहीं करने देगा। आप कितने भी सप्लीमेंट्स लो, थोड़े टाइम के बाद आप फिर से डिप्राइव्ड फील करना चालू करोगे। तो हुक वॉर्म का ट्रीटमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है। ये हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मार्केट में, समाज में। ओके, तो टायर्डनेस फील होना, मतलब एनर्जी नहीं होना, डिप्रेसिव फील होना, बहुत सारी दवाइयाँ कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है? हुक वॉर्म्स। इसीलिए डी वॉर्मिंग मेडिकेशंस जैसे अल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम की 1 टेबलेट का डी वॉर्मिंग 6-8 महीने में कर लेना ज़रूरी है, खास करके इंडिया जैसे कंट्री कि जहाँ पे थोड़ा सा सैनिटेशन के इश्यूज और वॉर्म की इन्फेक्शन के रिस्क थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंक्रीज डिमांड, जब इन्फेंट्स, एडल्ट्स एंड प्रेगनेंसी लैक्टेशन में डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा है। माल एब्जॉर्प्शन, कॉलिएक भी बोलते हो, सीलिएक भी बोलते हो, सीलिएक डिजीज़। ओके, ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सीलिएक डिजीज़ क्या होता है। तो कुछ पेशेंट्स के, आप अभी सोशल मीडिया पे बहुत सुनते होगे, रोटी मत खाओ, रोटी मत खाओ, ग्लूटेन फ्री डाइट, ऐसे सब सब्सटेंस जो शब्द बहुत सुने जाते हैं। एक्चुअली जो सीलिएक डिजीज़ वाला पेशेंट होता है, ये कॉलिएक ऐसे भी लिखते हैं, सीलिएक भी, उसके स्पेलिंग दोनों तरह से लिखते हैं। तो उसमें आपके जो इंटेस्टाइन के अंदर जो विलायी होती है छोटी छोटी, वहाँ पे जैसे ग्लूटोन पहुँचता है, ग्लूटेन, ओके, जो रोटी में होता है, वीट में होता है। तो ये जो ग्लूटेन है वो कुछ ऑटो इम्यून सिचुएशन से एक इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करता है, और ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स से आपके इंटेस्टाइन के जो विलेय है वो इन्फ्लाम्ड हो जाते हैं, और ये इन्फ्लामेशन की वजह से पेट में बहुत सीवियर दर्द चालू हो जाता है, और पेशेंट की एब्जॉर्प्शन सिग्निफिकेंटली हैम्पर्ड होती है। इसीलिए जब सीलिएक डिजीज़ वाला पेशेंट है तो उसमें ग्लूटेन फ्री डाइट्स देना होता है। ये पॉइंट याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ फूड शुड बी अवॉइडेड इन सीलिएक डिजीज पेशेंट। ओके, तो ग्लूटेन फ्री। गैस्ट्रिक सर्जरी की है तो वो सिचुएशन में एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम होगा। लो आयरन इंटेक, अब आयरन भी दो टाइप के हैं, हीम आयरन, नॉन हीम आयरन। हीम आयरन जो है रेड मीट और ये सारे फिश और ये प्रोडक्ट्स में, उसका एब्जॉर्प्शन रिलेटिवली फास्ट होता है। जो नॉन हीम आयरन्स है जो वेजिटेरियंस डाइट में है, उसका एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा स्लो होता है। ओके, और उसको ये जो है नॉन हीम आयंस की एब्जॉर्प्शन के लिए दैट रिक्वायर्ड विटामिन सी। ओके, इसीलिए दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स नीड टू बी टेकन विद द लेमन जूस और ऑरेंज जूस के साथ में लेंगे तो ये बेहतर एब्जॉर्प्शन होगा। जस्ट पेयर विद द विटामिन सी रिच फूड, सिट्रस, कैप्सिकम, ब्रोकोली। डाइट चेंज अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट, क्योंकि बहुत सारे और भी फैक्टर्स है जब आप एनीमिक फील करते हो तो, क्योंकि आपके हीमोग्लोबिन में जितना आयरन है उसके पास एक स्टोरेज कंडीशन में भी आयरन पड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ से ले लेता है, लेकिन ये जो स्टोरेज है वो भी डिप्लीट हो चुका है। तो वो सिचुएशन में हमें बाहर से उसको इंजेक्शन के फॉर्म में, मतलब इन्फ्यूजन के फॉर्म में उसको देना पड़ेगा। नॉर्मल सिचुएशन में इसको हम बाहर से ओरल टेबलेट के फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो इंजेक्शन फॉर्म में दोगे तो थोड़ा सीरियस होना ज़रूरी है, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन बहुत सारे लोगों के साथ हो सकती है। ट्रीटमेंट ऑप्शन, फर्स्ट लाइन में ओरल में आपके पास फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट एंड फेरस ग्लूकोनेट, 3 टाइप के सॉल्ट फॉर्म अवेलेबल है। ओके, सल्फेट, फ्यूमरेट एंड ग्लूकोनेट। अब आपको एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेरस सल्फेट का आपको FeSO4 इस तरह से आपको एक देंगे, इक्वेशन देंगे और लिखेंगे कि भाई 200 मिलीग्राम फेरस elemental iron on a daily basis. So what dose of
फेरस सल्फेट नीड टू बी गिवन। ओके, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब आप एज ए फार्मासिस्ट आपको ये पता होना चाहिए, आपको कुछ देंगे जैसे कि आपको फेरस का जो मोलिकुलर वेट है फेरस सल्फेट का, वो उसका मोलिकुलर वेट देंगे, उसका एटॉमिक वेट देंगे फेरस का। तो आप क्या करोगे, फेरस सल्फेट का जो मोलिकुलर वेट है, फॉर एग्जांपल x ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट FeSO4 कंटेन, इसका जो एटॉमिक वेट है फेरस का y ग्राम ऑफ फेरस, तो आपको कितना चाहिए, 200 मिलीग्राम चाहिए। तो इसको आप मिलीग्राम में कर लो, तो ये दोनों मिलीग्राम में हो जाएंगे। अब 200 मिलीग्राम इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ फेरस सल्फेट डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक वेट, दैट इज द डोज ऑफ आपका फेरस सल्फेट। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसीलिए यू हैव टू get ready with such kind of questions in your exam. Okay, ये ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशंस में हमने समझाया भी है इस तरह के कैलकुलेशंस कैसे करना है। कंसीडर द पेरेंट्रल आयन, पेरेंट्रल कब लेना है, जब पेशेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, माल एब्जॉर्प्शन है, अर्जेंट नीड है, नॉन कंप्लायंस है, टॉलरेंस इनटॉलरेंस है, हीमोडायलिसिस हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसको पेरेंट्रल देते हैं। पेरेंट्रल में एलर्जी वाला पॉइंट खास याद रखना है, पहले टेस्टिंग करने के बाद फिर उसको पेरेंट्रल देते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर सीवियर एनीमिया विद द सिम्टम्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर इंस्टेबिलिटी। कार्डियोवैस्कुलर इंस्टेबिलिटी एनीमिया में क्यों होती है, क्योंकि आरबीसी इज़ रिक्वायर्ड, और दूसरा उसका वॉल्यूम भी चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द ब्लड फैक्टर्स। आयरन ट्रीटमेंट स्टिल नेसेसरी, वो बाकी तो इमरजेंसी वाला काम तो कर लेंगे, लेकिन हमें लॉन्ग प्रोसेस के लिए तो उसको ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है। रीनल फेलियर, आयरन रिप्लेसमेंट पर द सीरम फेरेटिन एंड सेचुरेशन नेफ्रोलॉजिस्ट के गाइडेंस से देना है। प्रेगनेंसी में रूटीन सप्लीमेंट्स नॉट रिकमेंडेड, पर डेफिशिएंसी है तो दे सकते हो, और नॉर्मली लोअर डोज में प्रिफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा है बॉडी में, इसीलिए। ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कंटिन्यू फॉर, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, कंटिन्यू फॉर मोर देन 3 months आफ्टर हीमोग्लोबिन नॉर्मलाइज्ड। हीमोग्लोबिन नॉर्मल होने के बाद 3 महीने तक ट्रीटमेंट चालू रखना है, क्योंकि आरबीसी की जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है। ओके, एम इज रिप्लेसिंग आयरन स्टोर, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि आयरन जो स्टोरेज में पड़ा है वो, क्योंकि नॉर्मल वाला तो ब्लीडिंग में निकलता जाएगा, तो हमें जो ज़रूरत है वो स्टोरेज से लेता रहेगा, इसीलिए उसको भर के रखना भी ज़रूरी है। अवॉइड अननेसेसरी लॉन्ग टर्म यूज़, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वो ज़िंदगी भर लेते ही रहना है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। ओके, ट्रीटमेंट को डिले करने का मतलब नहीं है। एक्सपेक्ट हीमोग्लोबिन राइज 20 ग्राम पर लीटर इन 3 to 4 weeks, नो इम्प्रूवमेंट इन 3 to 4 weeks, देन रीचेक द डायग्नोसिस। माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, या तो रीनल के इश्यूज है, इन्फ्लेमेशन है, ऑनगोइंग ब्लड लॉस है, या तो नॉन कंप्लायंस, पेशेंट दवाई नहीं ले रहा है टाइम पे, या तो अच्छे से नहीं ले रहा है। ये पॉइंट्स को थिंक करना चाहिए। तो आज फेरस सल्फेट, आज आपने आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन की मेजरमेंट की, आज से ट्रीटमेंट चालू किया, तो 1 महीने के बाद, 1 month के बाद इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आता है और डिज़ायर इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, तो वी हैव टू रूल आउट द अदर पॉसिबल कॉजेज और पॉसिबल प्रॉब्लम्स। मॉनिटर हीमोग्लोबिन लेवल, सीरम फेरेटिन लेवल 1 to 2 weeks पोस्ट ट्रीटमेंट, देन एवरी 3 months फॉर 1 year। फाइटेट्स, होल ग्रेन्स, आयरन एब्जॉर्प्शन रिड्यूस बाय, किसके साथ नहीं लेना चाहिए, होल ग्रेन्स के साथ, टी, कॉफ़ी, कैल्शियम रिच फूड, इसके साथ लोगे तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा। उसके कंक्लूजन्स नहीं है, पर फिर भी ये रिकमेंडेड है।
बेस्ट रिकमेंडेड की बेस्ट प्रैक्टिस कैसे होती है? आयरन नॉर्मली प्रीफर टू टेक ऑन एम्प्टी स्टमक, नॉर्मली प्रीफर टू टेक ऑन एम्प्टी स्टमक विथ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, ये प्रिफर्ड ऑप्शन है। अगर मान लीजिए कि पेशेंट एम्प्टी स्टमक टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो इट्स ओके, ही कैन टेक इट विथ फूड, आफ्टर फूड ले सकता है, पर मेंटेन कंसिस्टेंसी करना है, जिस तरह से लेता है उसी तरह से लेना है, ओके और उसके साथ में वो ऑरेंज जूस के साथ में लेना स्टार्ट करें। प्रिफरेबल एम्प्टी स्टमक है, पर ऐसा हार्डकोर नहीं है कि एम्प्टी स्टमक ही लेना है, क्योंकि बेटर एब्जॉर्प्शन होगा अगर एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो। फॉलिक एसिड, आयरन एंड विटामिन B12। फॉलिक एसिड का ऑल्टरनेट है विटामिन B9, ये बी कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है। ओके, फॉलिक एसिड इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर आयरन, ये हमारा जो आरबीसी प्रोडक्शन के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर DNA सिंथेसिस, दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ओके दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एरिथ्रोपोइसिस, ब्लड सेल फॉर्मुलेशंस के लिए। इसीलिए फॉलिक एसिड का रोल बहुत बड़ा है, इतना ही नहीं है, ओके और ये जो DNA सिंथेसिस वाला पार्ट है उससे आपको फॉलिक एसिड में से जनरली 2 क्वेश्चंस आते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, स्पेशली न्यूरोनल ट्यूब्यूल क्लोजर्स, ओके खास करके फॉलिक एसिड को डिप्लीट करने वाली मेडिकेशंस, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इपिलेप्सी के मेडिकेशन, तो एंटी इपिलेप्टिक मेडिकेशंस अगर कोई फीमेल जो प्रेग्नेंट फीमेल लेती है तो उसमें फॉलिक एसिड की सप्लाई देना बहुत ज़रूरी है, वरना वो जो बच्चा पैदा होगा उसके जो स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरोनल ट्यूब्यूल्स है उसका प्रॉब्लम होगा ही होगा, ओके क्योंकि फॉलिक एसिड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द न्यूरोनल ट्यूब्यूल डेवलपमेंट, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ओके ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार, कि फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट्स फीमेल में क्यों देना है, ओके फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट्स, और कब स्टार्ट करना है? कंसीव करने से पहले स्टार्ट करना है, 1 मंथ बिफोर, एंड ट्रीटमेंट कंसीव होने के, प्रेगनेंसी होने के 3 मंथ्स तक रखना है। इंडिकेशंस, ट्रीटमेंट फॉर फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया, न्यूरोनल ट्यूब्यूल डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए फॉलिक एसिड दिया जाता है, प्रिवेंट द डेफिशिएंसी ऑफ क्रोनिक हीमोलाइसिस एंड रीनल डायलिसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंट द मेथोट्रेक्सेट इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी, स्टोमेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है मुंह में छाले पड़ना, ओके माउथ अल्सर, उसको स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज डिफाइन द स्टोमेटाइटिस, स्टमक में अल्सर, वो मुंह में अल्सर, तो आपको स्टमक में अल्सर नहीं लिखना है, ये मुंह में अल्सर है। और मेथोट्रेक्सेट की बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है, मेथोट्रेक्सेट की कॉमन साइड इफेक्ट है स्टोमेटाइटिस, तो स्टोमेटाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए भी फॉलिक एसिड दिया जाता है, क्योंकि ये एंटी फॉलेट मेडिकेशन है ना मेथोट्रेक्सेटिस, तो उससे और भी प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है। और फिक्स डोज कॉम्बिनेशन फॉलिक एसिड एंड आयरन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में खाली प्रिवेंशन के लिए यूज़ होता है। तो फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए, ट्यूबुलर डिफेक्ट्स के लिए, क्रोनिक हीमोडायलिसिस या तो रीनल डायलिसिस, जो ये प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसको मैनेज करने की मेथोट्रेक्सेट इंड्यूस टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए, एंड फिक्स डोज कॉम्बिनेशन विद द आयरन, ये सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ओके तो ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस के लिए भी यूज़ होता है, मेथोट्रेक्सेट की टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ होता है। प्रिकॉशन, अवॉइड इन अनडायग्नोज्ड एनीमिया, रूल आउट विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मैंने आपको इंडिकेट किया था कि आप फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट्स ऐसे ही एनीमिया के लिए स्टार्ट मत कर दो, क्योंकि अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है
तो वो साथ में देना जरूरी है। सेफ इन प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। डोज को याद रखना जरूरी है यहाँ पे। फॉलिक एसिड is available in 5 milligram once daily। ओके और अगर आप नॉर्मल सप्लीमेंट्स देना चाहते हो तो 500 माइक्रोग्राम्स देते हैं। देखिए ऑल अदर वुमेन्स में नॉर्मल सिचुएशन में 500 माइक्रोग्राम डेली देते हैं, प्रेगनेंसी में हाई रिस्क वुमेन में 5 मिलीग्राम डेली देते हैं। ओके तो ये फॉलेट डेफिशिएंसी वाले पेशेंट में भी 5 मिलीग्राम वंस डेली है। प्रिवेंशन ऑफ न्यूरोनल ट्यूब डिफेक्ट के लिए नॉर्मल प्रेगनेंसी में 500 मिलीग्राम 500 माइक्रोग्राम्स एंड नॉर्मल सिचुएशन में 5 मिलीग्राम डेली विथ मिथोट्रेक्सेट के साथ में अगर देना है उसकी साइड इफ़ेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए तो 1 to 5 मिलीग्राम वंस डेली और 5 to 10 मिलीग्राम वंस वीकली। ओके तो आपके दिमाग में 5 मिलीग्राम और 500 माइक्रोग्राम ये नॉर्मली याद होना चाहिए फॉलिक एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आईवी ग्लूकोज या तो आप नॉर्मल सलाइन दोनों में दे सकते हो। रूट ऑफ विटामिन B12 प्रैक्टिस पॉइंट, रूल आउट द विटामिन B12 डेफिशिएंसी बिफोर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले, ये करना बहुत ज़रूरी है। ओके कॉज ऑफ डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? पुअर डाइट, माल एब्जॉर्प्शन, ओके या तो डिमांड ज़्यादा है, प्रेगनेंसी, रीनल लॉस, ड्रग इंड्यूस, क्या प्रॉब्लम क्या है और क्यों फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो रही है? रिड्यूस द मिथोट्रेक्सेट रिलेटेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड हेपेटिक टॉक्सिसिटी। मिथोट्रेक्सेट की जो साइड इफ़ेक्ट्स है उसके लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हो। ओके आयरन एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन एंड myoglobin synthesis. Prevent and treatment of iron deficiency anemia combined with the folic acid during the pregnancy. Okay, avoid anemia. Avoid if the anemia is not caused by the iron deficiency. ये दूसरे रीज़न से है तो आयरन सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड में ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स को समझ लीजिए थोड़ा सा। ओके hemochromatosis. What is hemochromatosis? A genetic disorders where the body absorb too much iron from the food. उसकी ओवरऑल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है तो ये सिचुएशन को हीमोक्रोमेटोसिस बोलते हैं। ये कभी आपको एग्जाम में ये टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके हीमोसाइड्रोसिस, the condition where the excess iron gets stored in body tissues. Frequently blood transfusion जब करते हैं तो वो सिचुएशन में भी ये एक्सेसिव स्टोरेज होता है, एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन होता है। ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट एनीमिया जैसे कि डिस्ट्रक्शन होने का या तो थैलेसेमिया का पेशेंट है तो वो सिचुएशन में ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है तो जीआई रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स, डोज रिलेटेड है, एब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। तो ये एब्डोमिनल वाला जो पॉइंट है वो अगर आपको एम्प्टी स्टमक होता है तो इट्स बेटर यू कैन स्टार्ट इट विथ फूड। अगर विथ फूड में मज़ा नहीं आ रहा है तो आप एम्प्टी स्टमक ट्राई कर सकते हो। ब्लैक स्टूल बिकॉज ऑफ द आयरन की वजह से वो डिस्कलरेशन जो ब्लैक स्टूल होने का चांसेस है क्योंकि वो मेटाबोलाइज होके आयरन स्टूल के साथ मिक्स होता है। डिस्कलरेशन ऑफ द टीथ खास करके लिक्विड में, तो इसीलिए स्ट्रो के साथ लेना है और माउथ वॉश करना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्रल में एलर्जिक रिएक्शन आना बहुत कॉमन सिचुएशन है, इसीलिए उसको चेक करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, एनाफाइलेक्सिस एंड ब्रोंकोस्पेज्म। तो नॉर्मली आयरन के इंजेक्शंस एज सच ऐसे ही नहीं दे देते हैं कि भाई कोई भी डॉक्टर आके दे दिया, ऐसे नहीं, उसको एक थोड़ा सा सेटअप पे देते हैं। पहली बार जब देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा सीरियस होके करना पड़ता है। ओके चलो ठीक है, वो बाकी के पॉइंट्स तो फेरस के अलग अलग फॉर्मेट, फ्यूमेरेट, सल्फेट, लिक्विड एंड पॉलीमाल्टोज।
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में 100 मिलीग्राम पर डे, प्रिवेंशन प्रेगनेंसी में 60 to 120 मिलीग्राम पर डे, फिक्स डोज फॉलिक एसिड के साथ में 1-2 टेबलेट और कैप्सूल पर डे। ओके, में टर्न स्टूल ब्लैक, ये बताना है आपको पेशेंट को ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए कि अरे यार क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, बेस्ट एब्जॉर्ब्ड ऑन एम्प्टी स्टमक, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। टी कॉफ़ी नहीं लेना है साथ में। लिक्विड आयरन डाइल्यूट, यूज स्ट्रो एंड रिंस माउथ, स्वेलो टेबलेट कैप्सूल होल, पूरी ले लेना है, उसको चेव नहीं करना है। डोंट कंबाइन ओरल विथ पेरेंटल क्योंकि ओवरडोज होने के चांसेस है। फेरस सल्फेट बेटर एब्जॉर्ब इन द फेरिक सॉल्ट, ये फॉर्मेशन में वो ज़्यादा और अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। ओके, alternate day dosing 60 milligram every other day improve the absorption. GI side effects reduce by starting at the low dose and taking with the food. ओके, GI की ही मेन साइड इफेक्ट्स थी, तो लो डोज से स्टार्ट करो क्योंकि वो डोज डिपेंडेंट है, एंड दूसरा टेकिंग विद द फूड दैट ऑल्सो मिनिमाइज द साइड इफेक्ट्स। कंसिडर ओनली इफ द ओरल इज इनइफेक्टिव और इनटॉलरेबल है तभी पेरेंटल देना है। नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा नहीं फटाफट से काम हो जाए इसीलिए पेरेंटल देते हैं। आईवी प्रिफर्ड ओवर इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर की वजह आईवी ज़्यादा प्रिफर्ड है। क्रोनिक किडनी लिवर वाले पेशेंट्स में दे सकते हैं। विटामिन B12, साइनोकोबालेमाइन, हाइड्रोक्सीकोबालेमाइन, एसेंशियल फॉर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, नर्व फंक्शन के लिए, एरिथ्रोपोइसिस के लिए। तो न्यूरोलॉजिकल पेरिफेरल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आ सकते हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो, जैसा कि नमनेस होना, टिंगलिंग होना, जो नीडल्स का पेन होना। दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय द पेशेंट्स इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम द विटामिन B12 डेफिशिएंसी। हाइड्रोक्सोकोबालामाइन ऑल्सो बाइंड द साइनाइड्स, तो साइनाइड टॉक्सिसिटी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। इंडिकेशन विटामिन B12 डेफिशिएंसी के लिए ऑप्टिक न्यूरोपैथीज एंड साइनाइड पॉइजन, ये सिचुएशन के लिए भी विटामिन B12 इज यूजफुल। प्रिकॉशंस, कंफर्म डायग्नोसिस, डोंट मास्क फोलेट डेफिशिएंसी। तो पहले जब भी आप ये स्टार्ट करते हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप विटामिन B12 की सप्लीमेंट स्टार्ट करते हो तो रूल आउट कर लीजिए कि पहले तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी तो नहीं है ना। माल एब्जॉर्प्शन, अवॉइड द विटामिन B12 अनलेस हाई डोज। ओके, उसको क्या बोलते हैं अगर एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है तो पर्नीशियस एनीमिया, दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, सेफ इन प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। नॉर्मली साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं तो इंजेक्शन साइट वाला ही थोड़ा रहता है, बाकी एज सच इतनी कोई खास साइड इफ़ेक्ट्स का प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियल ट्रीटमेंट इंट्रामस्कुलर 100 माइक्रोग्राम ऑल्टरनेट डे फॉर 1 to 2 weeks। मेंटेनेंस साइनोकोबालेमाइन इंट्रामस्कुलर 1000 माइक्रोग्राम मंथली मेंटेनेंस के लिए। इनिशियल ट्रीटमेंट, इसीलिए आपने देखा होगा विटामिन B12 के ट्रीटमेंट्स में जब डेफिशिएंसी है तो इनिशियली हम थोड़ा ज़्यादा लोड करते हैं। ओके, और जैसे एक बार रीच हो गया नॉर्मल लेवल तो मेंटेनेंस के लिए मंथली एक बार देते हैं। और हाइड्रोक्सीकोबालेमाइन एवरी 2-3 महीने में एक बार देते हैं। प्रिवेंशन के लिए इनएडिक्वेट डाइट है तो ओरल साइनोकोबालेमाइन 50 to 200 माइक्रोग्राम पर डे का सप्लाई करते हैं। पर्नीशियस एनीमिया, ओके, प्रैक्टिस पॉइंट, पर्नीशियस एनीमिया हम समझ में आ गया। पर्नीशियस एनीमिया क्या है? एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, उसके कैरियर्स नहीं है। गैस्ट्रेक्टोमी, आपके जो स्टमक का पार्ट कुछ मतलब इंटेस्टाइन का पार्ट कुछ कट कर दिया है तो। वेगन डाइट, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। लाइफ लॉन्ग इंजेक्शन नीड फॉर एब्जॉर्प्शन इश्यू ऐसे पेशेंट में। पर कैसे देना है? मेंटेनेंस के फॉर्मेट में देना है और थोड़ा सा सप्लीमेंट्स के फॉर्म में देना है। ओके, हाई डोज ओरल थेरेपी में इफेक्टिव विद रेगुलर मॉनिटर हाइपोकैलेमिया, ब्लड काउंट एंड विटामिन B12 को देखते रहना जरूरी है। साइनाइड पॉइजन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके,
आयन चिलेटर्स। आयन चिलेटर्स में खास जो पॉइंट है डेफेरा ज़िरोक्स, ये जो सब्सटेंस है डेस्फेरोक्सामाइन, याद रखना है कि दीज आर द ओरल, ये काफ़ी बार मतलब 7, 8, 10 बार ये क्वेश्चन मेरे सामने आ चुका है एग्ज़ाम में पूछने के लिए। डेस्फेरोक्साइम आयन का एंटीडोट क्या है? ओके, तो डेस्फेरोक्साइम दिस इज़ द एंटीडोट। ये दोनों भी है पर आपको ये पेरेंटल फॉर्मेट है, ये दोनों ओरल फॉर्म में है। अब ये कैसे काम करता है? डेफेरिप्रोन, डेफेरा ज़िरोक्स एंड डेफेरोक्साइम, सो दिस आर द सब्सटेंस, दे आर चिलेट विद द आयन। पर कौन से फॉर्मेट के आयन के साथ वो कॉम्प्लेक्स बनाता है? नॉन ट्रांसफेरिन बाउंड आयन। नॉन ट्रांसफेरिन बाउंड मतलब जो शरीर में स्टोरेज के फॉर्मेट में उसके साथ नहीं, जो एक्सेसिव फ्री फॉर्म में है उसके साथ में वो चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। द कॉम्प्लेक्स इज प्राइमरीली एलिमिनेटेड वाया बिलियरी रूट से। बिलियरी रूट से वो आपकी जो बाइल का जो आउटलेट है वहाँ से जाके वो इंटेस्टाइन में और वहाँ से वो बाहर निकल जाता है, ओके, फेसिस के थ्रू। This process reduce the total body ion storage and prevent the toxic ion accumulation. Chronic ion overload caused by the repeated blood transfusion, जब ज़्यादा बार ब्लड चढ़ाते हैं तो वहाँ से भी हो सकता है। और acute poisoning में डिफेरिक्साइम इज ऑल्सो यूज इन एक्यूट आयन पॉइजनिंग, इसीलिए एंटीडोट का क्वेश्चन आता है जब, तब आपको डिफेरिक्साइम कैन बी आंसर। ओके, ये आपका एक कंपैरिजन नोट है। डेफेरा ज़िरोक्स, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा इशू आ रहा है, डेफेरिप्रोन एंड डेफेरोक्साइम, ओके, तो उसका रूट यूज्ड, एडवर्स इफेक्ट एंड अदर एडवर्स इफेक्ट्स। सो ये फॉर्मेट से आप थोड़ा सा याद रखोगे तो ओरल एंड पेरेंटल के फॉर्मेट में याद रखो। आयन ओवरडोज में यूज़ होता है और ये पॉइजनिंग के लिए यूज़ होता है, मतलब ये दिस इज़ द आयन एंटीडोट्स। ओके, तो ऑलमोस्ट ये सारे कंपोनेंट हमने कवर कर लिए ब्लड के रिलेटेड। नाउ in the next class we are going to discuss about the electrolytes related points, okay, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, फॉस्फेट हो गया, तो उसकी मैनेजमेंट में हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरनाइट्रीमिया, ये इसको हम कैसे मैनेज करेंगे वो देखेंगे। ओके, so thank you very much for joining today's class and see you in the next class. Have a great time. Bye bye.